नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग आने वाले आगामी पेपर जो होने वाला है उससे संबंधित जो हिंदी वाला पोर्शन है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दें कि ये जो पेपर है ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे आने वाला है पेपर में भी। तो चलिए ये प्रैक्टिस होगा तो एक हम लोगों का कह सकते हैं कि एक ऊर्जा बढ़ेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ जब पेपर में हम लोग बैठेंगे तो ऐसे रूबरू रहेंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ज़्यादा चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो जाएगा ये प्रैक्टिस करने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो 41 नंबर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पेपर में भी ऐसे ही आएगा 41 से 120 तक आप लोग का 80 क्वेश्चन रहेगा जो हिंदी से रहेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ध्यान दीजिए फिर से कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसायनी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या ऑप्शन में दे रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हो सकता है कि एक हो या एक से अधिक भी हो सकता है या तीनों हो सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए तीनों ऑप्शन आपके सही है और नीचे ऑप्शन में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक रहेगा तो उसको लगा देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उस पर बात करेंगे। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है, तो वो आपका हुआ है शोरसायनी अपभ्रंश में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शोरसायनी अपभ्रंश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। AP शर्मा, GB वर्गीज और BG शेखर। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा BG शेखर। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। शेखर बोल रहे थे हम दोस्तों, सॉरी, BG खेर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। यहाँ पे आइए देखते हैं ऑप्शन में ब्रजभाषा, पांगरू, कनौजी और आगे दे रहा है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा जब आप लोग पेपर कीजिएगा वहाँ पे तो जल्दीबाजी में गलत मत करके आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखिए बार बार हर क्वेश्चन में उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ऑप्शन को, क्या पता किसी में दे दे कि एक से कम, ऐसा कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बरेली। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन सी सही है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है, तो बरेली है वो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो आइए ये कूट वाला है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, दिया है यहाँ पे अवधि, एक तरफ बोली दे दिया है और एक तरफ क्षेत्र दे दिया है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, अब मिलान कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। तो जो होगा यहाँ पे देखिए ऊपर सुमेलित वाला दे दिया है और नीचे आंसर क्या दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे कूट में जो आंसर दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कूट में आंसर दे दिया है कि जैसे अवधि का ए का दे दिया है, पहला झांसी होगा, बुंदेली का मथुरा। तो जो भी यहाँ पे ये तीनों मिलान दिया है आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 46 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। ध्यान दीजिए फिर से कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दे रहा है फिर से, अनुच्छेद 351, 147, 349 और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो उसमें से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 351। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 351। चलिए आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा है, ठीक है, नहीं कि आप लोग गारसा दत्तारसी और जॉर्ज ग्रियर्सन की तरफ भागने लगिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है हिंदी भाषा में, न कि फ्रेंच में और अंग्रेजी में पूछा है। तो जो आपका यहाँ पे हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिव सिंह सेंगर, जो हिंदी भाषा में पहला प्रयास किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत है, ठीक है। फ्रेंच भाषा में हुई गारसा द तारसी ने लिखा था, लेकिन वो फ्रेंच में थी, ना कि आपकी हिंदी में। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी में तो शिव सिंह सेंगर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन है वहीं। तो पहला रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 48 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न, ध्यान दीजिएगा, हिंदी नवरत्न में से या में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि हिंदी नवरत्न जो लिखा गया था इसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला है। नीचे कवियों का नाम दिया है, तुलसीदास, सूरदास, मालिक मोहम्मद जैसी और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 49 नंबर का, तो वहाँ पे मालिक मोहम्मद जैसी को स्थान नहीं मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर वहाँ पे सी हो जाएगा, जो मिश्र बंधु द्वारा लिखा हुआ। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपका एक यहाँ पे हम लोगों का एक ही साथ केवल एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न। तो आप लोग को एक चीज़ और याद रखना चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का और भी तैयार हो जा रहा है साथ साथ में कि मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, तो मिश्र बंधु की है। चाहे हिंदी नवरत्न किसके द्वारा लिखा गया, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान में रखिए, तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है। ध्यान दीजिएगा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है। आपके यहाँ पे देखिए ऑप्शन श्रृंगार काल, रीतिकाल, कला काल और फिर जो नीचे वाले जो 2 ऑप्शन है जो बार बार दे रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार काल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का ए सही हो जाएगा, श्रृंगार काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। जेम्स विकी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेम्स विकी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, हिंदी पत्रकारिता का पितामह इनको जेम्स विकी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और बाकी के वहीं 2 ऑप्शन हैं
कि एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 52 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनमें से किस कवि को इसमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वो आपका ऑप्शन दे रहा है पुष्पदंत, स्वयंभू और हेमचंद, और बाकी के दो ऑप्शन वही हैं कि उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और दे रहा है नीचे फिर वैसे ही कूट में आंसर देके कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित दार्शनिकों मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ दर्शन दिया है और उनके प्रवर्तक का एक तरफ आचार्यों का नाम दे रहा है और नीचे सुमेलित वो दिया है, इसका कूट में आंसर दिया है। और हम लोग को छांटना है कि निम्न में से कौन सा आंसर सही है, जो सुमेलित है वो है या आगे उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है, ये वाला है। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 54 में, तो आपका यहाँ पे इसमें से कोई जो सुमेलित दिया गया है एक दूसरे के सामने कोई भी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो ये दिया है, जो ऑप्शन में ये दे रहा है, इसमें से कोई सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ ज्वाइन करके टेलीग्राम ये PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी इस पेपर को आराम से और आसानी से देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 55 नंबर है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगति केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, और फिर वहीं दो ऑप्शन है उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। तो आपका ऑप्शन यहाँ नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रपदवाद, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद किशोर आचार्य, आगे दे रहा है केसरी कुमार, और बाकी के दोनों ऑप्शन वही हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन में है। अगर बदल के आएगा तो हम बोल देंगे, नहीं तो फिर ऐसा ही बोल देंगे कि बाकी के आंसर जैसे उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह हम लोग का समय बच जाएगा और जल्दी थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, 56 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं। शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है। तो आप लोग देख सकते हैं मलयज, नेमिचंद जैन, अशोक वाजपेयी, और बाकी के दोनों वही ऑप्शन है उपयुक्त वाले। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा 57 का। तो यह कथन दोस्तों, यह कथन कि शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये मलयज का था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 57 का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन छायावादी कवि को अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बाकी के वही दो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूलि कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है। ध्यान दीजिएगा कि
भूलि कहत नवरस कवि सकल मूल सिंगार। यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो यह विचार आपका चिंतामणि त्रिपाठी, फिर कुलपति मिश्र, प्रताप शाही और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विचार दोस्तों उपयुक्त में जो कवियों का नाम दिया गया है इनमें से किसी का नहीं है रीतिकाल वाले, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इन आचार्यों में से अलंकारी वादी आचार्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, इन आचार्यों में अलंकारवादी आचार्य कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ, केशवनाथ और आगे के वही 2 ऑप्शन हैं। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा केशवदास। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है कि इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य केशवदास हैं। आइए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये भी कूट में आंसर हम लोग को देना है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना में देखिए क्या दे रहा है, अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए पहले हम लोग स्थापना पढ़ते हैं, उसके बाद उसके तर्क को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग विचार करेंगे। पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्थापना क्या दे रहा है कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। और इसका तर्क क्या है कि संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे आपका अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर तो हम लोग देख लिए इसका स्थापत्य और या स्थापना और तर्क, अब हम लोग का इसका आंसर देना है। तो आगे बढ़ेंगे और कूट में देखेंगे क्या दे रहा है कि अ और ब दोनों सही है। जो हम लोग पढ़े वो दोनों सही है, या स्टार्टिंग का दे रहा है कि अ और ब दोनों गलत है, अ गलत है और ब सही है, और बाकी के 2 ऑप्शन वही हैं कि उपयुक्त में एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। जो पहले स्थापना और उसके तर्क जो दिया था ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो आपका उसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? नाम दे रहा है वहाँ पे जैनेन्द्र, यशपाल, इला चंद जोशी और बाकी के 2 वही ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे कि यशपाल आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ध्यान दीजिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा की समस्या है या विधवा समस्या है? ऑप्शन देखिए गबन, गोदान, रंगभूमि और बाकी के वही 2 ऑप्शन हैं, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा 63 का। आगे बढ़ते हैं और 64 जो है इसको देखते हैं। देखिए कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? आइए हम लोग नाटकों को देखते हैं। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त और बाकी के 2 वही ऑप्शन है उपयुक्त वाले। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाकी के उपयुक्त दोनों वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आइए देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल और सदन लाल मिश्र। तो और बाकी के उपयुक्त दोनों वही ऑप्शन है कि उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे 66 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किए थे राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ध्यान दीजिए,
67 नंबर क्वेश्चन कि लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन पैर तले की जमीन उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो यहाँ नाटक का नाम दिया गया है इसमें से कोई ऐसा नाटक नहीं है जिसमें मोहन राकेश के नाटकों में टूटते परिवार का मूल्य का चित्रण है। इन तीनों नाटकों में तो नहीं है फिलहाल में, तो अब कोई नहीं है यहाँ पे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है। ऑप्शन देखिए, सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, और बाकी के दो वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 कि इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इलाचंद जोशी, यशपाल रांगिगे, राघव, और बाकी के उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलाचंद जोशी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है। तो मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो तीनों आपके लेखकों का नाम दिया है इनका तो नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है। तो आगे ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, और डी उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 71 का। अगला क्वेश्चन है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है। अरस्तु, क्रोचे, इलियट, उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका सिद्धांत इलियट का है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 73 नंबर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है 73 नंबर कि साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है। ध्यान दीजिएगा, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है। तो अरस्तु, प्लेटो, काल्डिज, और बाकी के वहीं दो ऑप्शन है उपयुक्त वाले जो हमेशा दे रहे हैं कि उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है। ऑप्शन देखिए, भट्ट लोलक, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, और उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि भारत के रससूत्र की अनुमतिवाद पे जो आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की थी तो उनका नाम आपका शंकुक था, शंकुक, ठीक है। तो उनका नाम शंकुक था। तो इस तरह वो नहीं यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा 74 का। 75 का देखते हैं 75 का। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। तो ध्यान दीजिए, कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर, उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में जो यहाँ पे नाम दिया गया है इनमें से तो कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, और बाकी के वहीं दोनों ऑप्शन हैं। तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन वहीं कूट वाला है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। पहली सूची में प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में संप्रदाय के। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और एक तरफ भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक और वामन, दूसरी तरफ उनके जो संप्रदाय है उस पर दिया है। आइए हम लोग मिलान में पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिलान है दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या होगा, आइए देख लीजिए। जैसे कि भरत मुनि है तो भरत मुनि का रस संप्रदाय, आनंदवर्धन है तो आनंदवर्धन का आपका ध्वनि संप्रदाय, उसके बाद जो कुंतक है तो कुंतक का आपका वक्रोक्ति संप्रदाय, और जो वामन है तो वामन का आपका हो जाएगा रीति संप्रदाय। तो जो मिलान के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि बी में दिया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, उपयुक्त जो हम लोगों ने 2 किया था क्वेश्चन, तो उनमें से कोई नहीं था, इसलिए हमने उस पर डिस्कस नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? देख सकते हैं आप लोग, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय, और उपयुक्त में एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों के तो ये तो है नहीं। विलायती संस्करण किसने कहा है, तो इनमें से इनका तो नाम नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे देखिए 79 है कि स्त्री विमर्श पर आधारित स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो चलिए देखिए, कृष्ण सुब्बती, मैत्री पुष्पा और उषा प्रियवृंदा, और बाकी के वहीं 2 ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा मैत्री पुष्पा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं? तो डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रविंद्र प्रभात। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखते हैं, आप लोग मत बढ़िए, हम ही स्लाइड करेंगे तो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? मैत्री पुष्पा, रमणिका गुप्ता, भारती मीणा, और बाकी के 2 वही ऑप्शन जो हमेशा आ रहे हैं। तो लेकिन इसमें जो आपकी बार ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो नाम तीनों दिया है इनमें से कोई आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक नहीं है इन तीनों में से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? तो चलिए देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। लेकिन ये तीनों है दोस्तों, इनके उपयुक्त पंक्ति नहीं है तीनों लोगों की। तो जो आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चलिए देखते हैं, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी के लिए हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर मतलब 84 नंबर क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो। तो आपका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से तीनों में से ही, क्योंकि और भी 2 है लेकिन वही है जो उपयुक्त हमेशा आ रहे हैं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो बौद्ध साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य, और उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्ध साहित्य। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? यहाँ पे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामचंद्र शुक्ल, और बाकी के उपयुक्त दोनों वही ऑप्शन है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 86 का। आइए और नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम सुमेलित वाला है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ कृति है, एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो आइए हम लोग देखते हैं आपके आंसर को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा
तो जैसे अकाल और उसके बाद, तो ये किसकी रचना है आप लोग बता सकते हैं? चलिए हम तो बात करते ही हैं। ये आपका हो जाएगा नागार्जुन का, ठीक। कलगी बाजरे की, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा अज्ञेय का। और इसके बाद गीत फरोश है जो, तो गीत फरोश आपका हो जाएगा ये भवानी प्रसाद मिश्र का और ब्रह्मराक्षक मुक्तिबोध का। अब मिलान के अनुसार जो ऑप्शन यहाँ पे सही है तो वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी न बेलता है न खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से है? ध्यान दीजिए, तो ये आपका नीचे नाम दे रहा है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई ऐसी जो कविता है इसमें दी गई है, ये इनमें से जो उपयुक्त कविता है इनमें से कोई नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पे ये है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। यहाँ पे एक और जिंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक और जिंदगी, ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। आगे दे रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है 40, 44, 45 और बाकी के वही दो ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 44, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। तो विनम्रता, भावुकता, उदारता और बाकी के दोनों जो वही ऑप्शन है, लेकिन इसमें से जो अब की बार ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। शिखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? आइए हम लोग देखते हैं। पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही है, बाणभट्ट की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंगरिंग कहानी के लेखक हैं, तो गैंगरिंग कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन, उपयुक्त एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो दिए गए हैं नाम निर्मल वर्मा, कमलेश्वर और ज्ञान रंजन, ये तो नहीं है, क्योंकि गैंगरिंग कहानी के लेखक आपके अज्ञेय हैं। ठीक है, अज्ञेय, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और इस गैंगरिंग कहानी का एक और भी नाम है जिसको हम लोग रूज कहानी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सॉरी, तो इस कहानी को दूसरा जो नाम है वो रूज है और इसके लेखक अज्ञेय हैं। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नैतिक ठिरी का, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर के बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। सुदर्शन और फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक और बाकी के दो वही ऑप्शन है जो हमेशा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं कम कहानियाँ लिख के भी? क्योंकि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कहानी का जिसका नाम है उसने कहा था। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, मतलब बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। इस पर बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है, हिंदी, भोजपुरी, हर क्षेत्र में, हर भाषा में। तो इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, कम कहानी भी लिख के प्रसिद्ध हो गए हैं। आइए अब हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वह जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो यहाँ पे अमृत लाल नागर, राजी मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमृत लाल नागर
का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? बूंद और समुद्र, खंजन नयन और अमृत और विष। और आगे दे रहा है यहाँ पे उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 96 का, तो सूरदास पर जो आधारित है उसका नाम है दोस्तों खंजन नयन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और इन्होंने एक और लिखा था, अभी आप लोग चाहे तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि इनका एक और है पुस्तक जिसका नाम है आपका मानस का हंस, जो तुलसीदास के जीवन पे आधारित है। तो आप लोग याद रखिएगा, आपकी बार ये दे दिया है तो हो सकता है आने वाले आगामी अब की बार जो पेपर आने वाला है उसमें ये जरूर दे दे कि मानस का हंस अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है जो कवि तुलसीदास पर आधारित है। तो वहाँ पे अगर मानस का हंस आएगा तो आप लोग तुलसीदास के लिए मानस का हंस लगाइएगा, और खंजन नयन ये सूरदास के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग रही, हम बढ़ेंगे। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो आइए अब हम लोग बढ़ेंगे फिर से और देखते हैं कि जिसे संसार का दुख कहता है वहीं कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? और देखिए यहाँ पे मेहता मालती मिल मालिक खन्ना, ध्यान दीजिए मिल मालिक खन्ना, और बाकी के वही दोनों उपयुक्त ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा मेहता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, और बाकी के वहीं दो उपयुक्त ऑप्शन हैं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा देवसेना आपके स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? दुष्यंत कुमार, विजय देव, नारायण शाही और धूमिल। तो जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी के उपयुक्त नीचे वाले वहीं दो ऑप्शन हैं। तो विजय नारायण देव शाही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 99 का। 100 नंबर जो क्वेश्चन है कि इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने हैं? ध्यान दीजिए कुबेर राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, और बाकी के दो वही ऑप्शन हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने ये गद्यांश वाला है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। ये 1 से 5 तक आएगा और एक गद्यांश आएगा दोस्तों, इससे हम लोगों का आंसर देना होता है। तो देखिए केवल गद्यांश पढ़ के ही 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हम लोगों के। तो यहाँ पे गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। इस खंड में दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। और देखिए क्या है गद्यांश की राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने और जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विभिन्नता मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसमें मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसी से संबंधित हम लोग तो पढ़ लिए इसका पैराग्राफ, और थोड़ा सा दिमाग में रहेगा वहाँ पे, चूँकि आप लोग के पेपर के सामने रहेगा एक साइड में, चाहे सीधे सीधे दिखेगा, तो देना है इसका आंसर। तो देख लिए उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। अब ये पूरा पढ़ने से पैराग्राफ क्या दिमाग में आया, भाषा से संबंधित है। तो आइए
क्या शीर्षक हम लोग उसका नाम रख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीयता और मनुष्य, भाषा का महत्व, अभिव्यक्ति का साधन, और बाकी के वही 2 ऑप्शन है उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे भाषा का महत्व, क्योंकि ये पूरा जो शीर्षक था हम लोग का ये भाषा से संबंधित था, तो सबसे उपयुक्त जो होगा भाषा का महत्व ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ से ही निकल के आए, चूँकि पैराग्राफ से ही है, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो ये जैसे अभिव्यक्ति शब्द है आप लोग पढ़े हैं वो तो एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ निकल सकता है। तो देखिए दिया है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है खोज करना, वार्ता करना, प्रकट करना, और बाकी के वही 2 ऑप्शन जो हमेशा आ रहे हैं उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकट करना। अभिव्यक्त करना मतलब किसी के सामने नहीं कहते हैं, अभिव्यक्त करना, दिखाना या प्रकट करना, तो वही हो जाएगा प्रकट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट का विलोम शब्द है। अब ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन कर दिया, उसी ये पैराग्राफ से ही है लेकिन उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकट का विलोम शब्द है गुप्त, पारदर्शी, सूक्ष्म, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्रकट मतलब प्रत्यक्ष या सामने, और गुप्त मतलब हो जाएगा छिपाना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, गुप्त, छिपाना या हाइड रखना या जो भी, लेकिन उसका मोटा मोटा तात्पर्य वही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ में नहीं दिया है, मतलब पैराग्राफ से क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग नदी का मान लीजिए पढ़े ही होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ में हम ढूंढने जाए कि नदी का पर्यायवाची शब्द कहाँ है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे तरंगड़ी, इला, तटिनी और बाकी के वहीं उपयुक्त 2 ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा तरंगड़ी होता है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, तरंगड़ी। अब लास्ट जो क्वेश्चन है गद्यांश से संबंधित कि गद्यांश का आशय है, तो क्या आशय है ध्यान दीजिएगा। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 104 नंबर क्वेश्चन में ये जो दिया है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो नहीं है वो तरंगड़ी नहीं होगा दोस्तों, ईला होगा। ध्यान दीजिएगा, ये गलती से तरंगड़ी लग गया यहाँ पे। जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ईला नहीं है, बाकी तरंगड़ी, तरनी ये शब्द होते हैं और भी बाकी होते हैं, लेकिन ईला है, ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश का आशय है। ध्यान दीजिएगा, और गद्यांश का आशय है भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और बाकी के वही उपयुक्त 2 ऑप्शन हैं। तो जो गद्यांश का आशय है वो भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, ये आपके ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 105 का। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 106 है आप लोगों के सामने कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, पतला, चौगुना, घना और उपयुक्त वहीं 2 ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो चौगुना है जो आपके गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है मतलब बराबर मानना, कम दिखाई देना, बारीकी से देखना, और बाकी के वहीं 2 ऑप्शन है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बराबर मानना, एक आंख से देखना मतलब बराबर मानना। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग गांव में सुने हुए कि एक आंख से दिखाते रहे, तो वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, महाशय, महोत्सव, पितृण और बाकी के वहीं 2 ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा महोत्सव। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और उपयुक्त में वही दोनों ऑप्शन जो दिया है एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है। तो ये देखते हैं कौन सा वाच्य है। दे रहा है कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य और बाकी के वहीं 2 उपयुक्त ऑप्शन। तो जो यहाँ पे हो जाएगा मनोज पुस्तक पढ़ता है, तो ये कृत्यवाच्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है प्रतिदिन, भूखा, प्यासा, बेकाम और बाकी के वहीं 2 उपयुक्त ऑप्शन। तो जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही वो हो जाएगा भूखा, प्यासा। ये द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है। माता, पिता
भूखा प्यासा, ये द्वंद्व समास के आपके उदाहरण हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भूखा प्यासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 और 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि शुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्य, श्राप, पैतृक और बाकी के उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे पैतृक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी है पैतृक। चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, ध्यान दीजिए। 113 नंबर क्वेश्चन, शीघ्र विवाह होना, अड़चन दूर होना, तत्काल कार्य होना और उपयुक्त में एक से अधिक और कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तत्काल कार्य हो जाना, चट मंगनी तट ब्याह, मतलब कोई प्रस्ताव रखा और तुरंत शीघ्र उसका कार्य हो गया। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं, ध्यान दीजिए। अग्नि, वायु, हवा, पानी, जल, आकाश और बाकी के उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि और वायु। ये अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। वाग जाल, वाग प्लस जाल, वाग प्लस जाल और उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वाग प्लस जाल। तो आपका वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, मौन, शैव, कुलीन और उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुलीन। तो ये अप्रत्यय से उपयुक्त शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, अशुद्ध वाक्य है। तो आइए देखते हैं। आज का दिन सबसे अच्छा है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। बाकी के उपयुक्त वही दोनों ऑप्शन है। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मैं प्रातः काल के समय घूमने जा रहा हूँ। ये अशुद्ध वाक्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 117 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 118 नंबर क्वेश्चन के अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर साहब, चाहे हम साहब लगा दिए, चलिए डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि फिर डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। लोगों ने कहा कि का वर्षा का कृषि सुखानी, ठीक। आगे दे रहा है उसके चाटे प्यास नहीं बुझती, नकार खाने में तूती की आवाज़। और नेक्स्ट है उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा कि का वर्षा कृषि सुखानी और ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती और नकार खाने में तूती की आवाज़। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पे एक बार फिर से कि क्या पूछा है, मतलब उपयुक्त लोकोक्ति है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सी उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो वो होगा कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। सिंपल सी बात है, मतलब जब हम खेती करते हैं सूख जाती है, उसके बाद वर्षा का कोई मतलब नहीं है, यही लोकोक्ति है। जैसे मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर के आने से क्या मतलब। तो का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विग समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। द्विग समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, ध्यान दीजिएगा। मोहन के घर के निकट चौराहा है, तुम बेखटके आ सकते हो। विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे और बाकी के वहीं दो ऑप्शन हैं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन के घर के निकट चौराहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मेरे हाथ खुजलाते हैं, पिता पुत्र के पत्र लिखवाता है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, लड़का अपने को सुधार रहा है और उपयुक्त वहीं दोनों ऑप्शन, जैसे उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो इस तरह दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि परीक्षा में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए
ताकि और भी हम वीडियो डालें और आप लोगों को अपडेट हो जाए, और आने वाले पेपर तक हम लोग कंटिन्यू रेगुलर बेस पे ऐसे ही आपको रेगुलर बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग को ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक हम नीचे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।